हमास के सुरंगों के अंदर न तो इजरायल के प्लेन जा सकते हैं और न टैंक। इजरायली सैनिकों को तो मालूम भी नहीं है कि उनके कदमों के नीचे हमास का कोई लड़ाका घात लगाए हुए बैठा है, उनको देख रहा है। इजरायल का अंदाजा था कि हमास के सुरंगों का जाल 400 किलोमीटर के आसपास लंबा होगा, लेकिन जब गजा के अंदरूनी इलाकों में लड़ाई शुरू हुई तो इजरायल के हाथ पैर फूल गए। पता चला कि सुरंगों का जाल 800 किलोमीटर के आसपास बिछा हुआ है। इसकी लंबाई पेरिस मेट्रो के अंडरग्राउंड जाल से भी 4 गुना बड़ी है। और कहा जा रहा है कि हमास के सुरंगों का जाल अगर पूरी तरह दुनिया के सामने आ गया तो मालूम चलेगा कि ऐसा सुरंग का नेटवर्क किसी भी मॉडर्न मिलिट्री ने अब तक फेस नहीं किया होगा। हालांकि युद्धों में सुरंगों का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भी मारियोपोल और बाखमुत में सुरंगों और बंकरों में ही लड़ाई चल रही है, जिसमें यूक्रेन कमजोर होते हुए भी भारी पड़ रहा है। अमेरिका, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी अरबों रुपए लगाते हैं बंकर और टनल बनाने के लिए। लेकिन युद्धों में जैसे जैसे एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी का इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे वैसे जो स्मार्ट आर्मीज हैं वो बंकर और टनल बनाने पर जोर देने लगे और दुनिया के हर देश के पास आज भी ज़रूरी जगहों पर सीक्रेट बंकर्स हैं, टनल्स हैं। क्योंकि इससे होता क्या है कि नीचे टनल में सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सकते हैं बिना निशाना बने। ऐसे भूल भुलैया टाइप की सुरंगें बनाते हैं जिसका पता मैप या गूगल मैप से कभी नहीं लगा सकता कोई दुश्मन। गोला बारूद, सप्लाई, हेडक्वार्टर सभी कुछ बनाया जा सकता है और ऊपर से चाहे तोप चले या फिर हवाई मिसाइलें, नीचे आराम से सेफ रहते हुए दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। और बंकर को देखकर कोई भी दुश्मन नीचे आ भी जाए तो भी उसका काम आसानी से तमाम किया जा सकता है। यही अभी हमास कर रहा है इजरायल के साथ। हमास की इन सुरंगों में बिजली है, पानी है, घर हैं, गोला बारूद इकट्ठा करने की जगहें हैं, कमांड पोस्ट हैं, यहाँ तक कि ट्रेनिंग और वर्कशॉप के लिए भी जगहें हैं अंदर। जलवा है हमारा। 136 इजरायली नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और इजरायल के मुताबिक उनमें से 31 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल की हाईटेक आर्मी इन सुरंगों के आगे बेबस नजर आ रही है। इजरायली सैनिक बंकर बस्टिंग GBU-28 का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें अमेरिका ने दिया है। GBU-28 एक ऐसा बम है जो लेजर गाइडेड होता है, मतलब जहां निशान लगाओ वहीं पर अटैक करता है। इसके आगे यूरेनियम लगा होता है जो कंक्रीट की दीवारों में छेद कर सकता है और एक गहराई में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन GBU-28 अभी तक इजरायल के बहुत काम नहीं आया है, क्योंकि हमास की सुरंगें 15 फीट से लेकर 200 फीट तक की गहराई में बनाई गई हैं और ज़मीन की इतनी गहराई में जाकर फटने वाला कोई बम फिलहाल नहीं है। और ये बात हमास को भी पता है कि उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो हैं सुरंगें, और वो इजरायली सैनिकों का वहीं आराम से इंतजार कर रहा है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। खिसियाकर इजरायल आम लोगों को निशाना बना रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इजरायल के लिए ये बहुत शर्म की बात होगी कि वो हार मान ले। इसलिए वो लगा पड़ा है गोल पोस्ट चेंज करने में। कभी लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों से भिड़ रहा है तो कभी हूती रेबल्स को निशाना बना रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है इजरायल और हमास की लड़ाई का ताज़ा अपडेट, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो जैसे इस मुद्दे को भुला ही दिया है, लेकिन इंसानी जानें किसी भी ट्रेंड की मोहताज नहीं होनी चाहिए। हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कितना ताकतवर है हमास और कैसे लड़ रहा है। सुरंगों से निपटने के लिए इजरायल GBU-28 के अलावा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आजमा रहा है। अमेरिका आखिर क्यों इजरायल का साथ पहले जैसा नहीं दे रहा है। इजरायल की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है। हमास की खिसियाहट इजरायल अब हिजबुल्लाह पर क्यों निकाल रहा है। हूती रेबल्स कैसे शामिल हो चुके हैं इस पूरी लड़ाई में और इस लड़ाई का क्या होगा अंजाम, किस तरफ झुक रही है दुनिया। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना और कुछ मिस हो गया हो तो उसको भी कमेंट में लिखना ताकि वीडियो में उसको शामिल कर सकूं अगले वाले। तो तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजरायल पर बमबारी की थी और 1200 लोगों को मार दिया, 240 लोगों को अगवा भी कर लिया था। इस हमले के बाद इजरायल के प्रेसिडेंट बेंयामिन नेतन्याहू और वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वो नामो निशान मिटा देंगे हमास का, लेकिन अब वही सेनाएं गजा स्ट्रिप से बुलाने लगे हैं। ऐसा क्या हो गया जो इजरायल को ये फैसला लेना पड़ा। वो इजरायल जो UN तक की बात मानने को राजी न था, अब सैनिक वापस बुला रहा है। क्या इजरायल गजा स्ट्रिप के अंदर की जंग हार रहा है। हमास कैसे लड़ रहा है उनसे। ये है हमास का सुरंग जाल। इन्हीं सुरंगों में पिछले 3 महीनों से हमास इजरायली सैनिकों को छका रहा है। हमास हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा गुट है जो फिलिस्तीन के एक इलाके पर यानी गजा स्ट्रिप पर राज करता है, जिसे कई पश्चिमी देश आतंकी गुट बताते हैं, मगर कुछ देश उसे आतंकी नहीं मानते बल्कि उसे फिलिस्तीन की आज़ादी की योद्धा के तौर पर देखते हैं। जब हमास ने इजरायल के मासूम लोगों पर हमला किया तो सभी ने उसकी निंदा की थी। हमास ही दुनिया के टारगेट पर था, सबकी सिंपैथी थी इजरायल के साथ, मगर बदला लेने के लिए इजरायल ने हमास पर हमला बोला तो बात वहां तक ठीक थी। मगर जब फिलिस्तीन के आम लोगों को इजरायल ने निशाना बनाना शुरू किया तो इस्लामिक कंट्रीज से लेकर UN तक इजरायल के खिलाफ खड़े हो गए। हों भी क्यों ना। इजरायल ने बदला कहकर हमास को आतंकी चिल्लाकर गजा पट्टी में अब तक 29,000 से
ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनमें से ज़्यादातर मासूम लोग ही हैं। अगर 1200 मासूम लोगों को मारने वाला हमास आतंकी है तो फिर 29,000 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाला इजरायल क्या कहा जाएगा। कई सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सवाल उठा रहे हैं कि क्या आतंक की डेफिनेशन वेस्टर्न देशों की डिक्शनरी से तय होगी। अमेरिका और यूरोपीय देश तय करेंगे कि आतंकी किसे कहा जाए और किसे नहीं। इजरायल की ढिठाई देखिए कि यूएन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इजरायल गजा में तबाही मचाने से बाज नहीं आया। यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में मानवीय तबाही को लेकर चेतावनी दी और सीज फायर को लेकर यूएन में वोटिंग तक हुई, मगर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। दोस्तों, भले ही सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर देश क्यों ना किसी रेजोल्यूशन को बैक कर रहे हों, उसको सपोर्ट कर रहे हों, फिर भी वीटो का यूज करके उसको रद्द किया जा सकता है। यही अमेरिका ने किया था, क्योंकि बाइडेन और अमेरिकी सत्ता खुले तौर पर नेतन्याहू को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इजरायल को सपोर्ट करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच, ऑक्सफैम और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने अमेरिका की निंदा की है, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही सीज फायर नहीं हो सका और ये युद्ध इजरायल के अहंकार और अमेरिकी हेकड़ी की बदौलत आज भी जारी है। हालांकि ये भी सच है कि अगर गजा बर्बाद हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इजरायल को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। गजा के अंदरूनी इलाकों में 4 महीने की क्लोज फाइट के बाद इजरायल के सैनिकों ने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट्स दी हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को अपडेट किया जाए, क्योंकि सुरंगों में न केवल हथियार हैं बल्कि इंसानी ज़रूरत के हर सामान मौजूद हैं, वो भी लग्जूरियस। और अभी तक टनल में जाने के सिर्फ 1500 के आसपास शाफ्टों का पता चला है, जबकि शाफ्टों की संख्या 5700 से भी ज़्यादा है। इन सुरंगों में $1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं इसको बनाने के लिए, और 6000 टन से भी ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है और 1800 टन से भी ज़्यादा मेटल का इस्तेमाल किया गया है इन सुरंगों के ऊपर, ताकि जो गोला बारूद का इन पर असर ना हो। और टनल घरों, अस्पतालों और स्कूलों के नीचे इस तरह से बनाए गए हैं कि इनको ऊपर से निशाना बनाने पर आम लोगों की जान माल का नुकसान होना तय है। अब क्योंकि गजा छोटा और घनी आबादी वाला इलाका है, तो इसके अलावा हमास के पास कोई और कहीं और सुरंग बनाने का ऑप्शन भी नहीं था। वो इजरायल को फोर्स कर रहा है कि नीचे आओ और लड़ लो। इजरायल हिचक रहा है, हमास सेफ है और इजरायल की बमबारी में आम लोगों की जान जा रही है। इससे इंटरनेशनल प्रेशर इजरायल पर ही पड़ रहा है। यहाँ एक बात साफ है कि हमास ये जंग जीतना भले ही ना चाहता हो, लेकिन उसे मालूम है कि वो जितना लंबा इस जंग को खींच सकता है उतना उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इजरायल पर दबाव बनेगा जंग के खात्मे का, उसका पैसा खत्म होगा, सैनिकों का उत्साह कम होगा और वो जल्दबाजी करेंगे तो फंसेंगे। इसलिए शुरू में तो आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने गजा में हमास को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अपनी 1,60,000 सैनिकों वाली फौज की ताकत में इजाफा करने के लिए इजरायल ने रिजर्व सेना के 3 लाख सैनिकों को भी वापस बुलाया था। इजरायल में नियम है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सेना में सेवा देना कंपलसरी है। इन्हें रिजर्व आर्मी कहा जाता है। इजरायली सेना दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस सेना मानी जाती है, मगर अब गजा से उसके सैनिकों का वापस लौटना चौंकाता है, क्योंकि दुनिया को लग रहा था गजा में हमास को ख़त्म करके इजरायल गजा का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, मगर 3 महीने में ही सैनिक वापस आने लगे। और अब तो खबर है कि इजरायली सैनिक गजा में खिसिया कर लूटपाट भी कर रहे हैं, और ये खिसियाहट यूं ही नहीं आई है। आइए जानते हैं हमास की सुरंगों से निपटने के लिए इजरायल GBU-28 के अलावा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आजमा रहा है। क्या हैं फेल्ड प्लान्स ऑफ इजरायल। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद से इजरायल के 575 सोल्जर्स अब तक मारे जा चुके हैं। जो इजरायल दावा कर रहा था कि 1 हफ्ते में हमास का सफाया गजा से कर देंगे, वो अब तक ये नहीं पता लगा पाया है कि हमास के 45,000 लड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर हैं और कितने ज़मीन के ऊपर हैं जो इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। ज़मीनी हमले में इजरायल के कई सैनिकों को नुकसान हो रहा है। हमास दावा कर रहा है कि उसके लड़ाके उत्तरी गजा में इजरायल को हरा देंगे। खबरों में यह भी सामने आ रहा है कि उसके लड़ाके खुद इजरायल की वर्दी पहनकर सामने आ रहे हैं और उसके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ये लड़ाके अचानक हमला करते हैं और फिर सुरंग में जा छिपते हैं। इजरायली सेना के लिए वहाँ कदम कदम पर खतरा है और उसे मालूम नहीं कि अगला निशाना कहाँ से लगाया जाएगा। पहला झटका आईडीएफ को लगा था साल 2021 में, जब इजरायली इंटेलिजेंस ने एक अनुमान लगाया था कि गजा में हमास और बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स के पास 30,000 मिसाइलें हैं। जब ये रिपोर्ट बाहर आई तो कई देशों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और इतने छोटे इलाके में इतनी मिसाइल का होना इस बात का सबूत था कि गजा में अंदर घुसकर हमास से लड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास इजरायली जंगी टैंकों का सामना करने के लिए कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों का भी बड़ा जखीरा है। ऊपर से दूसरा झटका लगा इजरायली सेना को इस बात से कि सुरंगें
उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा हाईटेक निकली और उनकी लंबाई भी उम्मीद से दोगुनी निकली। लेकिन आईडीएफ ने भी हार नहीं मानी है, बल्कि अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस किया कि किस तरह से GBU-28 बम के जरिए निशाना बनाया जा रहा है हमास की सुरंगों को। लेकिन इसके अलावा भी इजराइल के पास हथियार हैं जिनकी मदद से वो अब तक कई सुरंगों के शाफ्ट को खोज सका है और वहां अपना कब्जा जमा सका है। नंबर 1 है कैनाइन यूनिट। कैनाइन यूनिट का मतलब होता है पुलिस के जासूसी कुत्ते जो सूंघ कर सुरंगों का पता लगा रहे हैं इजरायली आर्मी के साथ। और कई सारे ऐसे शाफ्ट इजरायली आर्मी के डॉग्स ने अब तक खोज ली हैं जिन पर इजरायली सेना ने बाद में अटैक किया है। नंबर 2 पर हैं रोबोट्स। इजरायली आर्मी को जब सुरंगों का सुराग लगता है तो अपने जवान भेजने के बजाय वो रोबोट्स को सुरंगों में उतार रहे हैं और सुरंगों को खोज रहे हैं और निपटा रहे हैं। तीसरा तरीका है फ्लडिंग। इजरायली आर्मी को जब सुरंगों का पता चलता है तो वे उसमें पानी भर रहे हैं ताकि हमास के लड़ाके उससे बाहर आएं और उनको निशाना बनाया जा सके। इसके अलावा एक और तरीका अपना रही है इजराइल की आर्मी, वो है लिक्विड एक्सप्लोजिव्स। इसमें पानी की तरह केमिकल्स होते हैं जिनको सुरंगों के अंदर डालकर केमिकल रिएक्शन के जरिए इजरायली सेना विस्फोट कराने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरंगों से लड़ने का जितना अनुभव इजरायली सेना के पास है उतना शायद ही दुनिया की किसी और आर्मी के पास हो, लेकिन हमास को भी उतना ही एक्सपीरियंस है इनसे निपटने का और दोनों तरफ के लड़ाके फिलहाल एक दूसरे को छका रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका अब उसे वैसा सपोर्ट नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं कि अमेरिका क्यों पीछे हट रहा है। पहले तो मेडिटेरेनियन सी में जो अपना वॉरशिप तैनात किया था अमेरिका ने, उसे हटाया और अब पहली बार गजा में सीज फायर की बात अमेरिका ने की है। वो नहीं चाहते हैं कि गजा के रफा में इजराइल के सैनिक कोई कार्रवाई करें क्योंकि इससे और ज़्यादा जान माल का नुकसान होने की संभावना है। अमेरिका का अपना वॉरशिप को हटाना ही एक बड़ा फैसला था क्योंकि ये एक तरह से इजराइल का सुरक्षा कवच था। इस पर जहाज FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी तैनात थी और एंटी मिसाइल सिस्टम भी था ताकि हमास के हमलों को रोका जा सके। इसको वापस बुलाने की वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका गजा में हो रही बमबारी से खुद को अलग रखना चाह रहा है क्योंकि इजराइल के बमबारी से मासूम फिलिस्तीनियों की जान जा रही है। सामने आ रही बच्चों की लाशों ने दुनिया के लोगों की सिंपैथी अब फिलिस्तीन के फेवर में कर दी है। नेतन्याहू के समर्थक गजा की आबादी को पूरी तरह से हटा देने के पक्ष में है, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष इसे एक और नकबा कह रहा है। नकबा अरबी में कहते हैं तबाही को, और पहली तबाही 1947 से लेकर 1949 में हुई थी जब 7 लाख फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से उजाड़ दिया गया था और तब बना था इजराइल। लिहाजा इतनी बड़ी आबादी का दाग अमेरिका अपने दामन पर नहीं लेना चाहता। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक कम उम्र के 40% अमेरिकियों ने माना कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अमेरिका को एक निष्पक्ष मीडिएटर का किरदार निभाना चाहिए। यानी इजराइल की कार्रवाई से अमेरिकी युवा पीढ़ी का इजराइल के लिए सपोर्ट घट सकता है और अमेरिकी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ वहां नाराजगी बढ़े। लिहाजा वो भी अपने गले पड़ी हड्डी को बाहर निकाल वापसी कर रहा है। तो इजराइल एक मोर्चे पर हमास के गुरिल्ला वॉर से मात खा रहा है, दूसरी तरफ उसका सुरक्षा कवच भी धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन इजराइल के लिए समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती हैं। इजराइल रोजाना अटैक पर $300 मिलियन खर्च कर रहा है रोजाना। अगर रुपयों में जोड़ें तो 24 अरब 88 करोड़ 49 लाख से ज्यादा रोज इजराइल का खर्च हो रहा है इन हमलों पर। 4 महीने से यही खर्च हो रहा है और जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के लिए ये काफ़ी बड़ी रकम है और इसका असर अब उसकी इकॉनमी पर पड़ने लगा है। इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में यह खर्च और बढ़ेगा ही। इसकी वजह से इजराइल का कर्ज बढ़ रहा है, GDP घट रही है, टूरिज्म लगभग खत्म हो चुका है और अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में इस युद्ध की वजह से इजराइल को $400 बिलियन का नुकसान होगा क्योंकि सैनिकों के जाने की वजह से इजराइल का घरेलू कारोबार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसलिए अब वो सैनिकों को भी वापस बुला रहा है ताकि घर की इकॉनमी संभाली जा सके। यानी यहाँ ये बात एकदम साफ हो चली है कि अगर गजा में लोग मारे जा रहे हैं तो उसकी कीमत इजराइल की इकॉनमी को भी चुकानी पड़ रही है। जो इतनी डामाडोल हो चली है कि युद्ध के मैदान से सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है ताकि आर्थिक मोर्चे पर इजराइल न हार जाए। लेकिन एक तरफ जहां गजा से सैनिक वापस बुलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में जंग का नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। हालांकि यहां 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद से ही हिंसक झड़पें हो रही हैं। IDF ने अभी रिसेंटली एक हमला किया है लेबनान पर, यह कहते हुए कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रहा था। इससे पहले 3 जनवरी को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया और उस हमले में हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी की मौत हो गई। इस मौत के बाद लेबनान ने कहा था कि वो इस मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को एक तरह से सजा देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालेह हिजबुल्लाह ईरान और हमास के बीच कोऑर्डिनेट करता था। वो लेबनान में बैठकर हमास के हमलों की योजना बनाता था, मगर उसको मारकर इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को ही छेड़ दिया है।
वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा, अल अरौरी की हत्या का मकसद दक्षिण में हो रहे रोज रोज के हमलों के बीच लेबनान को टकराव के एक नए चरण में खींचना है। दरअसल इसराइल गजा पट्टी में अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए दक्षिणी सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। मिकाती ने खुली चेतावनी दी, इसराइल के नेताओं को आग से नहीं खेलना चाहिए। दरअसल इस इलाके में हिजबुल्लाह का गढ़ है। ये पहले से तय माना जा रहा था कि अगर इसराइल गजा में एंट्री करता है तो फिर दूसरे छोर पर हिजबुल्लाह मोर्चा खोल सकता है, और ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अब सारी लड़ाई लेबनान और इसराइल बॉर्डर पर सिमटती नजर आ रही है। ऐसे में आशंका है, क्या अब लेबनान और इसराइल आमने सामने होंगे? लेकिन क्या है हिजबुल्लाह की दुश्मनी? हिजबुल्लाह और हमास क्यों लड़ रहे हैं इसराइल से? लेबनान से इसराइल की क्या है पुरानी अदावत? और लाल सागर में ईरान ने अपना जहाज क्यों उतार दिया? इन तमाम सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। तो गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह, इसराइल के दो बड़े दुश्मन। गजा में तो हमास और इसराइल की जंग चल ही रही थी, अब लेबनान में भी हमले तेज हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इसराइल अपने ही जाल में उलझकर शिकार हो रहा है, और अब उसको बचने के लिए अपने पैर समेटने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लिए थे। गजा से रिजर्व सैनिकों को बुलाने की घोषणा ने दो सवाल खड़े किए। पहला, क्या इसराइल डर गया? इस बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं। अब बात दूसरे सवाल की, क्या इसराइल गजा से जंग का मैदान लेबनान में ले जाना चाहता है? लेकिन क्यों? जंग का रुख अचानक लेबनान की तरफ नहीं मुड़ा है। ये अंदेशा 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही जताया जा रहा था, क्योंकि जो ख्वाहिश हमास की है वही हिजबुल्लाह की भी, यानी इसराइल से फलस्तीन की जमीन छुड़ाना। तभी तो हमास और इसराइल के जंग में हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा था, और अब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य झड़पें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 7 जनवरी 2024 को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया। ये ड्रोन हमला था। इस हमले में हमास के टॉप लीडर सालेह अल अरौरी को मार दिया गया। इसराइल के मुताबिक सालेह अल अरौरी 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले का दोषी था, इसलिए उसे मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालेह हिजबुल्लाह, ईरान और हमास के बीच कोऑर्डिनेट करता था। इनके अलावा भी हिजबुल्लाह के 200 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसराइल के इन हमलों पर लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसराइल इस जंग में लेबनान को भी खींच रहा है, और फिर 9 जनवरी को हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। लेबनान में तैनात विस्फोटक ड्रोन के साथ इजरायली सेना के अड्डे पर हमला बोला और इसराइल के सीक्रेट बेस को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ इसराइल के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम थे, जिससे वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर निगरानी कर रहा था। तो क्या है हिजबुल्लाह की कहानी? क्या है उसकी इसराइल से अदावत, जिसके लिए वो इसराइल के सामने डटकर खड़ा हो गया है? तो हिजबुल्लाह की हिस्ट्री जानने से पहले थोड़ा लेबनान के बारे में जानना होगा। लेबनान पर फ्रांस का कब्जा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लेबनान आज़ाद हुआ। साल था 1943। तब यहाँ सवाल खड़ा हुआ कि आखिर देश को कौन चलाएगा। तब एक राजनीतिक समझौता हुआ शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच। इस समझौते के तहत सत्ता को 3 हिस्सों में बांटा गया। ईसाई समुदाय को मिला राष्ट्रपति पद, सुन्नी मुस्लिम बना प्रधानमंत्री और शिया मुस्लिम बना संसद का स्पीकर। 3 दशक तक ये व्यवस्था अच्छे से चली, मगर शिया सुन्नी के बीच टकराव बढ़ गया। ये उस दौर की बात है जब हमास तो नहीं बना था, मगर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लड़ाके इसराइल के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे। ये लड़ाके साउथ लेबनान में दाखिल हो गए और वहीं से इसराइल पर हमला करते रहे। साल 1978 का था। 11 मार्च को एक आतंकी घटना हुई। नाम दिया गया कोस्टल रोड नरसंहार। इस दिन फिलिस्तीन के 11 लड़ाकों ने उत्तरी इसराइल में हाइफा तेल अवीव रोड पर यात्रियों से भरी 2 बसों को बंधक बना लिया। अंधाधुंध फायरिंग में आतंकियों ने इसराइल के 37 लोगों की हत्या कर दी और 76 लोगों को घायल कर दिया। इसराइल की सेना ने इन आतंकियों को मार गिराया और अपनी दोस्त साउथ लेबनान आर्मी की मदद से दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, ताकि फिर ऐसी कोई वारदात ना हो सके। लेबनान सिविल वॉर से तो जूझ ही रहा था। वहां पर इसराइल से लड़ने के लिए फिलिस्तीन लड़ाके आए, तो उन्होंने अपना घर लेबनान में ही बना लिया। इस सिचुएशन में ईसाइयों को देश के अंदर ही विस्थापित होना पड़ा। इस विस्थापन की तुलना इसराइल ने दूसरे विश्व युद्ध में हुए यहूदियों के विस्थापन से की थी। यहाँ लगातार संघर्ष चलता रहा और फिलिस्तीन की लड़ाके इसराइल को निशाना बनाते रहे। जब शिया बहुल ईरान में सरकार बदली तो ये लड़ाके और मजबूत हो गए, क्योंकि लेबनान के शियाओं के हाथों में ईरान ने घातक हथियार थमा दिए। ईरान को लेबनान में फैलता देख इसराइल लेबनान की जमीन पर उतर गया और तभी 1982 में हिजबुल्लाह का गठन हुआ। इसकी नींव रखी गई थी ईरान की सशस्त्र सेना के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने। मकसद था दक्षिण लेबनान को इसराइल के कब्जे से छुड़ाया जाए। 4 दशक बीत गए हैं, 40 साल बीत चुके हैं लगभग। अब लेबनान में हिजबुल्लाह का दबदबा बढ़ा ही है। हिजबुल्लाह के प्रमुख का नाम है हसन नसरुल्लाह। इसराइल और उसके साथी देशों ने इसे आतंकी घोषित किया, मगर साल 2005 में हिजबुल्लाह ने लेबनान की पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली
अब संसद में इसके अपने सदस्य हैं। साल 2008 में इसका लेबनान की उन विरोधी राजनीतिक पार्टियों से टकराव भी हुआ था जिन्हें पश्चिम का समर्थन हासिल था। इसमें हिजबुल्लाह की जीत हुई और वो सियासी रूप से और ताकतवर बन गया। साल 2016 में हिजबुल्लाह समर्थक मिशेल ऑन देश के राष्ट्रपति बन गए। इसके 2 साल बाद हुए चुनाव में हिजबुल्लाह और सहयोगी दलों ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया और इस तरह से लेबनान पर जो पकड़ इजरायल की थी वो खत्म हो गई। तभी तो वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान की पहाड़ियों पर स्नाइपर राइफलों के साथ दिख रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि इजरायल से जंग कर सकें। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान का क्या कनेक्शन है, अब इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। हमास और हिजबुल्लाह को पूरी दुनिया नहीं बल्कि कुछ ही मुल्क आतंकी मानते हैं। ये बात दोनों में कॉमन है। दोनों का मकसद भी एक है, इजरायल का खात्मा करना। लेकिन दोनों के ओरिजिन को देखें तो हमास सुन्नी इस्लाम की शाखा के संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड का है, जबकि हिजबुल्लाह शिया इस्लाम की विचारधारा वाला है जिसका जन्म ईरानी क्रांति से ही हुआ है। कहने को दोनों दुश्मन हैं, मगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वैसा ही हमास और हिजबुल्लाह के बीच कनेक्शन है। अब जैसे हालात हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच बन गए हैं, उसके चलते नॉर्थ इजराइल के लोग बेचैन हैं। इस सीमा पर कई गांव खाली करा दिए गए हैं। हिजबुल्लाह अभी तक काफी हद तक किनारे पर बना हुआ है। अगर इजराइल जमीन पर भी हमलों में तेजी लाता है तो फिर विनाशकारी परिणामों के साथ युद्ध और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हिजबुल्लाह की इजराइल से पुरानी दुश्मनी है और साल 2000 में गुरिल्ला वॉर के अलावा हिजबुल्लाह 2006 में भी इजराइल से जंग लड़ चुका है। 34 दिन जंग चली थी और हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ गया था। इजराइल को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह भी इजराइल के साथ वॉर नहीं करना चाहता है, पर अगर इजराइल उसे यूं ही प्रवोक करता रहा तो ये वॉर भी हो सकती है। लेकिन ना ही ईरान ना ही हिजबुल्लाह अभी कोई वॉर चाहते हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के पास एंटीशिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल कर वो अमेरिकी वॉरशिप को तबाह कर सकता था। जब तक जंग हमास से हो रही थी तब तक अमेरिका ने अपने सबसे बड़े वॉरशिप को मेडिटेरेनियन सी में इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया था, लेकिन अब वापस बुला लिया है। इसे अब अमेरिका में घरेलू बंदरगाह पर तैनात करने की योजना है। एक कयास ये भी है कि अमेरिका ने अपना जंगी जहाज को इसलिए वापस बुला लिया क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग के आसार दिखने लगे हैं और अमेरिका जानता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके कितने ज्यादा ताकतवर हैं। हिजबुल्लाह का एंटीशिप जहाज उसके वॉरशिप को भी खत्म कर सकता है। हिजबुल्लाह के मायने होता है अल्लाह की पार्टी और इसमें शिया लड़ाकों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा ये ईरान के इशारे पर काम करता है। ईरान ही उसको फंड करता है, हथियार मुहैया कराता है। तभी तो जब सीरिया में ISIS का आतंक बढ़ा तो ईरान समेत बड़े शिया धार्मिक गुरुओं ने ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए फतवा दे दिया था और हिजबुल्लाह ने सीरिया में आतंकी संगठन ISIS से जंग की और फतह भी हासिल कर ली। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर की सीमा है, जहां इजराइल को गजा के साथ साथ लेबनान की सीमा पर मोर्चा संभालना आसान नहीं होगा। ये तय माना जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई को बढ़ाता है तो युद्ध का दायरा बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। अमेरिका समेत बाकी दुनिया को भी इसी बात की चिंता है। हमास के मुकाबले ईरान का सपोर्ट हिजबुल्लाह को ज़्यादा है और ईरान अमेरिका का बड़ा दुश्मन। इसलिए भी शायद इजराइल चाहता है कि ईरान इस युद्ध में शामिल हो और वो इसके लिए हिजबुल्लाह को उकसा रहा है ताकि ईरान के जवाब में इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आ जाए। इसके अलावा क्या एक जंग का मैदान लाल सागर भी बनने जा रहा है जहां हुती विद्रोहियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कौन है हुती और गजा इजराइल की लड़ाई में ये कैसे शामिल हैं, ये भी जान लेते हैं। हुती रेबल्स चाहते क्या हैं, इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये हुती लड़ाके आखिर हैं कौन। तो तारीख थी 22 मई और साल था 1990 का, जब नॉर्थ और साउथ यमन का यूनिफिकेशन हुआ। इससे पहले दोनों अलग देशों की तरह एग्जिस्ट करते थे। नॉर्थ यमन का नाम था यमन अरब रिपब्लिक, जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता था, और साउथ यमन का नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, जिसका अलायंस सोवियत यूनियन के साथ था। इसलिए सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज थी साउथ यमन की। लेकिन जब 1990 में दोनों देशों का यूनिफिकेशन हो गया तो भी नॉर्थ और साउथ के बीच में टेंशन दिखने लगी, क्योंकि दोनों इलाकों के बीच पावर शेयरिंग को लेकर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को लेकर झगड़े जैसे हालात बन गए। यूनिफिकेशन के बाद अली अब्दुल्ला सालेह को प्रेसिडेंट बनाया गया, जो नॉर्थ से थे। साउथ इलाके के बड़े लीडर थे अलबेद। दोनों के सपोर्टर आपस में भिड़ गए और यूनिफिकेशन के 4 साल बाद ही 1994 में यमन में कुछ वक्त के लिए एक सिविल वॉर हो गई। भले ही अली अब्दुल्ला सालेह प्रेसिडेंट बनाए गए थे नॉर्थ से और वो जैदी शिया इस्लाम को मानने वाले ही थे, लेकिन नॉर्थ यमन का एक धड़ा ऐसा भी था जो मानता था कि यमन सरकार जैदी शिया मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, उनको सिस्टम में नहीं आने देना चाहती है और गरीब रखने की चाल चल रही है। इस तरह की बातें पब्लिक में करने वाले का नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हुती, जो
ज़ैदी शिया इस्लाम का जानकार था और चाहता था कि ज़ैदी शिया इस्लाम के मानने वालों का दबदबा रहे यमन में। वहीं प्रेसिडेंट अल सालेह बाकी धर्मों और मान्यताओं वालों को साथ मिलाकर सरकार चलाना चाहते थे। पहले ज़ैद इस्लाम की बात करने वाले अल हुती का सपोर्ट बेस बनता गया और आगे चलकर उसके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया और लड़ने लगे। यमन की सरकार को अमेरिका और सऊदी अरब सपोर्ट करते रहे और हुती रेबल्स को सपोर्ट मिला ईरान का, क्योंकि हुती रेबल्स शिया हैं और ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हुतियों को सपोर्ट किया और अभी भी कर रहा है। और जो ईरान का दुश्मन वो हुतियों का भी दुश्मन, इसलिए इजराइल को हुती पसंद नहीं करते हैं और उनका खात्मा चाहते हैं। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से हुती रेबल्स ने इजराइल और उसके दोस्त देशों को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि यमन अभी कॉन्फ्लिक्ट की जगह से बहुत दूर है, लेकिन एक ऐसी जगह पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हुतीज अलग अलग तरह से इस वॉर को लड़ रहे हैं। यमन मौजूद है रेड सी के पास और रेड सी एक ऐसी नेविगेशनल रूट है जिसके चलते एशिया, यूरोप और अमेरिका इन सब का ट्रेड आपस में कनेक्ट होता है। यानी इस रिवर के चलते ही एक सामान दूसरी जगह तक पहुंचता है। पर नवंबर 19 को एक शिप जो इजराइल जा रहा था, हुतीज ने उस पर हमला करके हाईजैक कर लिया। उस दिन जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, पर हुतीज यही नहीं रुके। उस शिप को हाईजैक करने के बाद उन्होंने सभी तरह के शिप्स को उस रूट से जाना हराम कर दिया है। उन्होंने आती आती हर शिप पर तब से हमला किया और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया इजराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट का कुछ जल्द ही सोल्यूशन निकाले, नहीं तो वो यूं ही अटैक करते रहेंगे। अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हुतियों को आतंकी मानते हैं, लेकिन ईरान उनको रेबल्स कहता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको हुतियों के बैकग्राउंड और मकसद की जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा, ये लड़ाई किस तरफ जाती हुई दिखती है, इस जंग का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि इस बार यूएस यूएन में एक टेम्परेरी सीज फायर का रेजोल्यूशन पेश करने वाला है, जिसमें उसने साफ साफ ऐसा कहा है कि इस टाइम पर इजराइल को रफा में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यूएन सेक्रेटरी ने तो चेतावनी दी है इस ऑपरेशन को लेकर कि अगर ये हुआ तो बहुत खून खराबा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय 10 लाख के आसपास रफा में लोग मौजूद हैं और ऐसे में वहां पर हमला करने का मतलब होगा लाखों लोगों की जान जा सकती है। इतना ही नहीं, रफा से करीब ही इजिप्ट का बॉर्डर भी है। ऐसे में अगर इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो जाहिर सी बात है कि लोग बॉर्डर को पार करके उधर जाएंगे। हालांकि कल हुई यूनाइटेड नेशंस की बैठक में अमेरिका ने अल्जीरिया की तरफ से रखा गया प्रस्ताव जो था वो ठुकरा दिया है, ये कहते हुए कि अभी ऐसा रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करना कायरो में चल रही टॉक्स को बेकार कर देना होगा। यानी उनका कहना है दोनों को आपस में बातचीत करके ही टेम्परेरी सीज फायर की कंडीशन पर आ जाने देना चाहिए। लेकिन ऐसे में जब हमास ने अपना प्रस्ताव रखा था तो उसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने डिल्यूजनल कहकर लात मार दी थी। दोस्तों, बता दें कि इस पीस टॉक को कतर के लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन जो भी टॉक होती है उसका नतीजा यही निकलता है कि इजराइल पीछे हटने को राजी नहीं होता है। और क्योंकि हमास को ख़त्म करना ही उसका एक तरह से मकसद है, इसलिए ये जंग चलती जा रही है। नेतन्याहू और उसकी टीम सोचती है कि हमास कमज़ोर पड़ गया है, रफा में उस पर अटैक करके जीत हासिल करी जा सकती है, इसलिए यूएस ने शायद यूएन में कल वीटो कर दिया है। ये स्ट्रेंज है क्योंकि अगर किसी तरह लड़ाई चलती रहती है तो और जाने जाएंगी और लोग अपने घरों से बेघर होंगे। पिछले 4 महीनों से चल रही इस जंग के चलते हमास कंट्रोल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो 29,000 जाने जा चुके हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अपनी ज़मीन से बेदखल हो चुके हैं और सभी ऐसी हालत में जी रहे हैं जिसका अनुमान मैं और आप नहीं लगा सकते हैं। न जाने किसकी बातों में आकर यूएस ने कल वीटो लिया। अरे भाई, अगर आपको प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, आपने उसे लात मार दी, पर चलो आप खुद तो कोई प्रस्ताव रखो। वो भी आप नहीं कर रहे हो, खुद ही प्रस्ताव रख दो। ये ध्यान रखते हुए कि एक टेम्परेरी सीज फायर किया जाए और कोशिश की जाए दोनों पार्टियों के बीच चल रही इस जंग को रोकने की। खैर, इस जंग का अंत क्या होगा ये ठीक ठीक कहना तो अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस जंग का अंत जल्द ही होने वाला है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के ताकतवर देश सामने आएं और इस तबाही को जल्द से जल्द रोकें ताकि फिलिस्तीन के मासूम खुली हवा में सांस ले सकें, जहां बारूद की गंध ना हो, जहां उनके अपनों की लाशें ना हो, जहां अमन हो, सुकून हो, शांति हो। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स भेज सकते हैं या चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।